ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ सीनियर कानूनदान, साबिक सेनेटर और सियासतदान और पीटीआई के रहनुमा बाबर रवान साहब मौजूद हैं। हम इनको आज वैसे तो ये फवाद चौधरी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पीटीआई के जो लोग ज़ेर हिरासत हैं 3 MPO के तहत उनको, लेकिन जो अब एक बड़ा जो पेशरफ्त हुई है कल रात, वो जो ISPR की स्टेटमेंट आई है कि जो लोग हंगामों में या अमलाक को जलाने में मुलव्विस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। तो हम ज़रा इस नुक्ते पर भी बात करना चाहेंगे क्योंकि इस पर हमारी सीरियस कंसर्न्स हैं कि कैसे सिविलियंस को फ़ौजी अदालतों में या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रा फवाद चौधरी साहब के मुकदमे से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, जो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने इस चीज़ का बड़ा नोटिस भी लिया कि ये तो कंटेम्प्ट का मामला है जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया है फवाद चौधरी साहब को, और उन्होंने टाइम दिया है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को और IG को कि आप सोच लें, और डिप्टी कमिश्नर को। अदरवाइज़ एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मेरे कोर्ट में अगर तौहीन अदालत की बाल चल पड़े तो फिर वो रुकती नहीं है। तो ये किस बुनियाद पर वो समझते हैं कि ये तौहीन अदालत है, उनको गिरफ़्तार किया गया? देखें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद, और सिर्फ फवाद के लिए नहीं, सेनेटर सैफुल्लाह के लिए भी एक ही ऑर्डर पास किया हुआ है। और ऑर्डर ये था कि ये कोर्ट में बैठे हुए थे, ये बाहर ही नहीं निकले। गड़बड़ किसी का तो तब सवाल पैदा होता है जब कोई सड़क पे जाएगा, किसी को रोकेगा या किसी के साथ कुछ करेगा। तो उन्होंने वहाँ पे लिख के चैम्बर में एक दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त पे उन्होंने ये कहा कि इनको ना गिरफ़्तार किया जाए। दोनों के बारे में ये एक उनको प्रोटेक्शन मिली अदालत से। ये 9 तारीख को जो इमरान खान की हाज़िरी थी उसके बाद उन्होंने उनको गिरफ़्तार कर लिया, और फवाद को तो बल्कि काफ़ी लंबी देर यहाँ और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, दोनों जगह ये पहली प्रोटेक्शन मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उनको गिरफ़्तार किया गया। तो कौन सा हंगामा था जो उसने किया? और अगर ट्वीट जुर्म है तो यहाँ पार्लियामेंट में जो तकरीरें हो रही हैं उनको भी प्रोटेक्शन नहीं है कि आप किसी का कॉन्डक्ट ज़ेर बहस 2 इदारे ऐसे हैं, नहीं ला सकते वहाँ पर। लेकिन अब एक पहलू इसका ये था। दूसरा ये था कि उस प्रोटेक्शन के होते हुए 9 तारीख को गिरफ़्तार किया और 11 तारीख को उन्होंने ऑर्डर जारी किया। आपने सुना, MPO का मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का। जो बंदा घर में बैठा हुआ मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर को, उसको डर क्या है? तीसरा जो था वो ये था कि उन्होंने 12 तारीख को अदालत में, यानी उसको 3 दिन तकरीबन रखने के बाद अदालत में कहा कि जी ये ऑर्डर है। आज आपने देखा कि उनके पास ना अदालत का ऑर्डर था जब वो अंदर आए, मैंने उनको दिया, ना उनके पास MPO का ऑर्डर था, वो भी हमने निकाल के अपनी फ़ाइल से उनको पेश किया। तो ये ब्लेटेंट किस्म की वायलेशन थी। इसलिए जज साहब ने कहा कि मैंने तो अभी देखा है कि ये फवाद की तरफ से कंटेम्प्ट पिटीशन आई हुई है, वरना मैंने दफ्तर को कहा था कि बनाएं बाकायदा इसकी कंटेम्प्ट की, ओरिजिनेट करते हैं जैसा कंटेम्प्ट कोर्ट में से। ये फवाद के केस में, और उन्होंने टाइम लिया। आपने उस पर एतराज़ नहीं किया क्योंकि जज साहब कह रहे थे कि दिमाग तो इस्तेमाल करो, अप्लाई योर माइंड, ये उनके लफ्ज़ हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ा सोच के वापस आएंगे, अगर थोड़ा सा भी आपको एहसास हुआ तो फवाद चौधरी इस कोर्ट से फ्री बाहर जाएंगे एक आम और आज़ाद इंसान के तौर पे। मैंने मिसाल भी दी आपके सामने। मैंने कहा कि 74 साल एक खातून डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में लेटी हुई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने उसको छोड़ा था, उसको 3 मुकदमों में पकड़ लिया। तो मैंने कहा इसको भी केटर करें कि बाहर निकलने के बाद वो 15 FIR 5 मिनट में कर सकते हैं, वो ना करें। अच्छा, अब जो असल जिस चीज़ के लिए मैंने आपको बाबर रवान साहब, क्योंकि आप कानून को समझते हैं, क्या आम शहरी का, सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है? मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है, आर्मी एक्ट के तहत? अच्छा देखें, जो पहले तो पर्सपेक्टिव समझ लें कि मिलिट्री ट्रायल्स कब कब हुए। ज़ियाउल हक के दौर में समरी मिलिट्री ट्रायल्स सिविलियंस के किए गए, और समरी मिलिट्री ट्रायल्स करने के बाद उनके मुंह के आगे स्पीकर रख के PTV ने कोड़े खाते वक्त उनकी चीखें पूरी कौम को सुनाई, और उनको बरा ना किया गया। सिर्फ एक नेकर उनके जिस्म के ऊपर होता था या शलवार ऊपर करके उसको नेकर बना देते थे, और बरना पुश्त पे और बरना उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, बैक साइड के ऊपर इम्पोटेंसी कॉज करने के लिए, सो टू से, वो सारा जुल्म किया गया। लेकिन उस वक्त आइन मुअत्तल था। ये बुनियादी नुक्ता मैंने बयान कर दिया। आइन जब वापस आया तो 98 में लियाकत हुसैन के केस में, शेख लियाकत हुसैन कराची वाले, वो भी एक पार्लियामेंटेरियन था और उसकी पार्टी इस वक्त इस निज़ाम का हिस्सा है जो अब कहते हैं कि ज़रूर करो MQM। ये पता नहीं कि ये वाली MQM थी या कौन सी, 5-6 हैं उनमें से जो भी थी, जो
उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। इनको तो शर्म आना चाहिए इस निज़ाम का हिस्सा बनते हुए, इसलिए कि उस दौर में जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी उसमें 8 लड़के एमकेएम के सजाए मौत हो गए, फांसी भी चढ़ गए थे। फिर शेख लियाकत हुसैन ने डिग्निटी ऑफ मैन, चूँकि आइन बहाल था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो फैसला है वो भी बता देता हूँ, लोगों को फ़ायदा होगा आपके इस टॉक के ज़रिए से। वो PLD 99 सुप्रीम कोर्ट पेज 504 है, ये निकाल के ज़रा देख लें। उन्होंने कहा ये अदालतें नहीं चल सकती। फिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने सिस्कियों में, कुछ ने आंसुओं में कहा जी कि हम वोट नहीं देते, लेकिन वोट दिया और मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स फिर बन गए एक दफ़ा जी पिछले दौर में, और फिर उनको एक्सटेंड किया गया उससे अगले दौर में। ये दोनों जो पिछली हुकूमतें थी, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान जो बने थे जी। अच्छा, मियां नवाज शरीफ के दौर में जी, वो हुआ क्या? वो हुआ ये कि जो वो अदालतें बनी थी उनके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ी। जब उनको एक्सटेंड करना था तो आइन में तरमीम करना पड़ा। अब भी आइन है, मैं तो वैसे मेरा मौक़िफ़ तो ये है पिछले 13 महीनों से कि सरज़मीन बेआइन है पाकिस्तान। फ़र्ज़ करें मैं गलत हूँ और मुझे साबित कर दे अदालत, तो यकीनन कहेगी कि सरज़मीन बेआइन नहीं है, तो फिर ये कैसे चल सकती हैं ट्रायल्स? अच्छा, अब इसका एक और पहलू है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मिलिट्री ट्रायल जब भी होता है वो मिलिट्री वालों के ख़िलाफ़ होता है। आर्मी एक्ट उठा के तो कोई देखे। ये जिसने भी मशवरा दिया है वो फिर एक दिन फिर माफ़ी मांग रहा होगा खड़ा कौम के सामने, मुझसे गलती हो गई थी। ये जो नदामत के आंसू हैं, उनसे बेहतर है कि आप एहतियात के आंसू बहा लें और पहले गलत काम ना होने दें। एक दूसरा ये कि जो शेख लियाकत अली केस है, जब तक वो कोई सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठ के उसको ओवर रूल नहीं करता, लार्जर उससे बड़ा बेंच बैठ के, तो वो मौजूद है। अगर कोई मिलिट्री में ट्रायल किया जाता है तो वो उसकी तौहीन है, वही तौहीन है जिसके बारे में आज जस्टिस हसन और अंग्रेज़ साहब ने बात की है, और वो वही तौहीन है जिसकी अदालत खुद ट्रिगर कर सकती है। तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त देने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, एक आखिरी बात ये कि सिर्फ जो नाज़ी पार्टी थी जर्मनी की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नूरमबर्ग वॉर क्राइम ट्रायल्स हुए थे जिसमें सिविलियंस साथ जोड़े गए थे। बेसिकली ट्रायल वो फौजियों के खिलाफ थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, ये जो एक प्ली ली जा रही है दूसरी साइड से कि वो क्योंकि उन्होंने फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है तो इसलिए अब वो उस कैटेगरी में फ़ाल कर गए हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जराइम में आता है या उधर घुस के बलवा करने में आता है, तो उस बुनियाद पर हो सकता है। क्या ये अप्लाई हो सकता है ऐसे अगर कोई किसी मसलन ये है कि मेरी और आपकी गुफ्तगू को अगर कोई कहता है ये दहशतगर्दी है, वो कहता है फलाना इदारा है जिसके ऊपर हम दोनों ने आज एक फिदाई हमला कर दिया है, तो क्या हमारा ट्रायल ऑर्डिनरी कोर्ट के अलावा कहीं हो सकता है? आंसर वुड बी नो, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये जो प्ली ली जा रही है, बड़ी अजीब सी प्ली है। इस पे हसन अस्करी साहब ने बड़ा रिवीलिंग किस्म का कमेंट किया है। वो प्ली बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जो मुझसे, जब इमरान को उन्होंने बंद किया था, मैंने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था कि लाहौर में कायदे आज़म की कोई प्रॉपर्टी है। अगर वो कायदे आज़म की प्रॉपर्टी है तो उसको किस तरह कोई 4 आने में ख़रीद के उसके अंदर घुस सकता है और कहता है ये जब वो रहेगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, जब वहाँ को गड़बड़ होगी तो ये कायदे आज़म की प्रॉपर्टी है। पहले तो ये है कि आपको कहना चाहिए कि कायदे आज़म की प्रॉपर्टी में आपको भी रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए, वहाँ जो 3 बच्चे उनको भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए, नहीं तो म्यूज़ियम बना दें। बिल्कुल नहीं, मैं यही आपकी बात में ऐड करने लगा था कि वो वैसे तो कौम को पता ही उस दिन चला जिस दिन वो जली है कि वो कायदे आज़म की प्रॉपर्टी थी। कोई हमें बताए कि क्या उससे पहले आम शहरियों को वहाँ पर जाकर जो कायदे आज़म से वाबस्ता चीज़ें थीं वो देखने की इजाज़त थी, एक्सेस थी, तो फिर तो ठीक है। और अगर कोर कमांडर साहब वहाँ पर रह रहे थे अपनी मौज मस्ती, तो फिर तो आप मत ये प्ली ले लेना, क्या जल गई है तो कायदे आज़म की होगी, नहीं जलती थी तो कोर कमांडर की थी। तो अच्छा, दूसरा उसका एक पहलू और भी है। कायदे आज़म की प्रॉपर्टी जो है वो कराची के अंदर मौजूद है, वो सारा कुछ उन्होंने कायदे आज़म का संभाला हुआ है, उसके अंदर उन्होंने नए अपनी चीज़ें ला के नहीं दिखी। फिर दूसरा, अल्लामा इकबाल का जो घर है वो भी इकबाल मंजिल सियालकोट में भी संभाला हुआ है, और अभी एक केस करने मेरा बेटा गया हुआ था वहाँ, तो वो देख के आया उसको। फिर जो लाहौर में उनकी जावेद मंजिल है वो भी संभाली हुई है उन्होंने, और फ़र्ज़ करें कि ये कायदे आज़म से ही बिलोंग करता है, तो कौम के सामने हक़ाइक़ रखे जाएँ कि कायदे आज़म से कितने में ये प्रॉपर्टी सरकार ने ली है। इसलिए कि कायदे आज़म की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आज भी लंदन में जहाँ वो बहसीत तालिब इल्म किराए पे रहे, मलकियत नहीं थी, वहाँ भी लिखा हुआ ये कायदे आज़म यहाँ रहते थे, लोग जाके वहाँ पे सेल्फियाँ बनाते हैं। फिर जो उनका दिल्ली के अंदर जो घर था
उसके अंदर आज भी कायदे आज़म की प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और उस पर मेरे ख्याल में उसको जब्त भी अभी तक नहीं किया गया। तो ये क्या है कि कायदे आज़म, अगर हमने उनको सियासत में उनका नाम इस्तेमाल करना हो तो कायदे आज़म सानी और सालिस बन के उसका नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बेसिकली जो हुआ, अगर किसी जगह पे कुछ हुआ तो 3 काम हुए हैं। एक तो जो जितने भी जिसको कहते हैं ना बलवे, वो भी कल के धरने के बाद अच्छे बलवाई, बुरे बलवाई, अच्छे दहशतगर्द, बुरे दहशतगर्द, अच्छे शरपसंद, बुरे शरपसंद, वहाँ अंदर कोई वैसे, मुझे कल उन्होंने नहीं जाने दिया और शरपसंद मुझे रोक रहे थे। मेरा फुल बेंच के सामने एक केस लगा हुआ था और वो किसी बड़ी प्रॉपर्टी के बारे में केस था। दूसरी तरफ से लोग जो थे उनको आपने देखा, किधर है 144 जिसके बारे में कहा, कहाँ है 245 जिसके बारे में ये कहा गया कि फ़ौज के हवाले ये शहर हुआ। जो लश्करी थे वो प्राइवेट थे, फ़ौज नहीं थी ना। तो ये चोज़न एक ये हो गया। दूसरा ये कि जो किसी पे हमला हुआ, इमलाक के ऊपर हमला हुआ, ना हमारा एजेंडा है और ना उसको कंडोन करते हैं। और तीसरी बात, लेकिन डॉक्टर साहब उसकी मजम्मत करते हैं। ये जो हमले हुए, ये जो सारे गलत है ना, मजम्मत करते हैं, वो सारे गलत हैं। पहले तहकीक तो करें, हम मजम्मत करेंगे जो निकलेगा। तहकीक कौन करे? सुप्रीम कोर्ट का बेंच। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पार्टी की मजम्मत करें या किसी और की, लेकिन हमलों की ओवरऑल आप मजम्मत करें। टोटली जितने भी हमले जहाँ जहाँ हुए, जिनमें जिसने भी किए, जिसने भी बंदे मारे दर्जनों, जिसने सैकड़ों जख्मी किए, जिसने सैकड़ों दरवाजे तोड़े, जिसने सैकड़ों चादरें खींची, आपके सामने नहीं है कि चादर फेंक दी है और उसको खींच के मर्द लेके जाते हैं। तो ये सारा कुछ ही गलत है। लेकिन तहकीकात करके डिटर्मिन तो करें कि किसने गलती की है और कितनी गलती की है, उसके मुताबिक उसका एहतसाब होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। किसी मावराए कानून निज़ाम को मैं तो नहीं मानूंगा। अच्छा, आखिर में बाबर साहब, मैं आपसे एक चीज़ वैसे ज़ाती हैसियत में पूछना चाहूँगा। इमरान खान साहब को अब रिहा हुए 3 दिन हो गए हैं। उन्होंने 2-3 खिताब भी किए हैं और दर्जन से ज़्यादा उन्होंने ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपनी अहलिया बुशरा बीबी का तो जिक्र करके उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया, जो कि ठीक है, उनकी अहलियाँ हैं, उनके साथ अगर कोई गैर कानूनी चीज़ हो रही है तो वो बरहमी बनती है। लेकिन ये बाकी लोग जो उठाए गए हैं, फवाद चौधरी साहब के लिए आप खड़े हुए हैं, शीरी मज़ारी हैं, वो फलकनाज सेनेटर हैं, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट, अली जैदी हैं। खान साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, मजम्मत नहीं की। क्या खान साहब के लिए अपनी ज़ात और अपनी अहलिया की ज़ात से आगे भी कोई पार्टी के लिए मैटर करता है? अच्छा देखें, पार्टी की तो जो गिरफ्तारियाँ हैं उन्होंने मजम्मत की है और कहा है जो आर्सन हुआ है पार्टी के ख़िलाफ़, जो अटैक्स हुए हैं पार्टी के ख़िलाफ़, वायलेशन हुई हैं, वो तो उन्होंने मजम्मत की है। लेकिन अहलिया, इसलिए उन्होंने एक उनका रेफरेंस दिया कि अहलिया उनकी नॉन पॉलिटिकल एक पर्दा ऑब्जर्विंग घरेलू लेडी है और उनके जो खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं वो इस तरह से हैं। बाकी लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बीवी, उसकी जायदाद का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन उनकी बीवी अपनी एक सहेली के मामले की भी ज़िम्मेदार है। अच्छा, ये जो डायकॉटमी, जिस तरह मैंने कल कहा कि जो सीनियर एडवोकेट है वो वज़ीर कानून है और वो कानून नहीं आइन की अदालत में जा रहा है, उसको तो आपने रोक लिया। और जो बाकी थे, ये तो बुरे शरपसंद हो गए। जो अच्छे शरपसंद थे उनको सरकारी आज़ादी, आपने देखी पानी की गाड़ियाँ और खाना पीना कितना गया वहाँ। अच्छा, उसको भी आप छोड़ दीजिए। जो असल इशू है वो क्या है? वो ये है कि इमरान खान ने रिलीज़ होने से पहले भी और रिलीज़ होने के बाद भी एक पॉइंट एजेंडा है, यकम एजेंडा, दोम एजेंडा, सोम एजेंडा। वो क्या है? इलेक्शन मांग रहा है, दे दो। वो अनपॉपुलर है, वो अकेला है, वो डरपोक है, वो भगोड़ा है। ये सारी बात आपकी किसने फैसला करना है? 1, 2, 3, 4 और ये 400 जो इधर बैठे हुए, इन्होंने कहा ना मेरा तो एक वोट होगा ना, मैं इमरान को दूंगा। तो सारे फैसला करने देना। फिर दूसरी बात ये है कि दुनिया का कौन सा मुल्क है इस जदीद दौर में जहाँ पे इस तरह के मीडिया के मुंह के ऊपर हाथ रखे जा रहे हैं, जहाँ बार बार मखसूस रिपोर्टर्स उठाए जा रहे हैं, बार बार मखसूस टेलीविज़न्स बंद हो रहे हैं, बार बार सोशल मीडिया एंड आप पे भी पाबंदी है, मुझ पे भी पाबंदी है, उसमें हम दोनों बराबर हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा मुल्क है जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि आइन में तो लिखा हुआ है कि 90 दिन होने चाहिए, लेकिन उसका मतलब है 390 दिन। कोई मुल्क और कह सकता है? ये एक साथ मुल्क है जिसको बड़े नापसंद करते हैं सारे। मुझे बताएं ना, वहाँ कोई इंडिया में कोई खड़े हो कह देना मोदी के ख़िलाफ़ 75,000 इल्ज़ामात आने के बावजूद उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली। लाखों लोग मारे गए ज़लज़ले में, इसके बावजूद इलेक्शन में गया अर्दवान, वोटों में वो जीत गया है, गिनती में दोबारा रन है, मेरे ख्याल में आज है या कल सुबह है।
तो इसलिए इलेक्शन वाहिद एजेंडा है जिसके ऊपर हमारी जिद्दोजहद है। बाकी सारा, और एक मैं इसको कहते हैं मंतक की बात है, रीज़न की बात। वो ये है कि जो इलेक्शन मांगेगा वो गड़बड़ क्यों मांगेगा, जो इलेक्शन नहीं कराएगा वो गड़बड़ क्यों नहीं करेगा। बाबर साहब, आखिर में क्या अगर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ बात गई तो आप लोग एहतजाज करेंगे, अदालतों में जाएंगे, कौन सा कोर्स लेंगे उसको चैलेंज करने के लिए? कोर्स तो पार्टी इज्तिमाई तौर पे तय करेगी, लेकिन मैंने एज आ जूरिस्ट, फॉर्मल लॉ मिनिस्टर और को ऑथर में आइन का, आपको याद है 18वीं तरमीम में, मैं तो इसको नहीं मानूंगा। सीधा जवाब है, नो मिंसिंग द वर्ड्स, कीमा नहीं लफ्ज़ों का। आइन से मावरा कोई चीज़ भी नहीं मानूंगा, किसी तरफ से भी आए, कैसी भी आए, कितनी भी बड़ी आए, उसके साथ कुछ और भी आए तो तब भी नहीं मानूंगा। बहुत शुक्रिया। बात बहुत सादा सी है कि ये जो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला है, ये हमें शख्सियात या अपनी सियासी पसंद या नापसंद की बुनियाद पर नहीं देखना होगा, इसको हमें असूल की बुनियाद पर रखना होगा। अगर आज हम फ़ौजी अदालतों में एक सियासी जमात के लोगों के ट्रायल मान लेंगे तो याद रखिए हमारी दीगर सियासी जमातों के दोस्तों को समझना होगा कि फिर उनको जब 2000 में, जब अक्टूबर 99 में जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था, तो फिर इसका मतलब है उनको ये जायज़ मानना होगा कि अगर फ़ौजी हथकड़ियाँ लगाकर मियाँ नवाज शरीफ को अटक के किले में लेकर जाते थे तो वो भी जायज़ था। फिर उनको ये भी मानना होगा कि अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार से बाहर रखा हुआ तो फिर वो भी जायज़ था। फिर उनको ये भी मानना होगा हमारे मुल्क में लोगों को कि जो बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में जो तुलबा के या दीगर आम शहरियों के जो ट्रायल हो रहे हैं, जिनके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं कि उनके साथ ज़्यादती है, तो फिर तो हमें वो भी जायज़ मानने होंगे। तो ये एक असूल है, हमें इस असूल पे खड़ा होना होगा, हमें अपनी पसंद नापसंद पे नहीं खड़ा होना होगा। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।